हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल सर पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। वीडियो को शुरू करते हैं हम और सबसे पहले देखते हैं चार्ज एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो बच्चों, जैसे किसी भी बिल्डिंग का फंडामेंटल जो यूनिट होती है उसकी ब्रिक्स होती है, उसी तरीके से कोई भी जो मैटर है उस मैटर की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? एटम होती है। और एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो एन एटम कैन बी ब्रोकन इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो कोई भी एटम है उसको 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है। और कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल चार्ज का होता है। अब बच्चों, ये जो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एक एक करके इनकी डिस्कवरी और इनके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था 1897 के अंदर। और एक एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने क्या किया था कि एक गैस को एक चैम्बर के अंदर डिस्चार्ज किया कैथोड से, जो कि नेगेटिव चार्ज है, और वो जो गैस है वो एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करके चली जाती है। तो इससे ये शो होता है कि जो पार्टिकल्स थे उनके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। सेकंड नंबर का जो पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। और बच्चों, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी अर्नेस्ट गोल्डस्टेन ने। कब? 1886 के अंदर। और ये कैथोड इन्होंने क्या किया था, एनोड रेज और कैनाल रेज जो थी इनका एक्सपेरिमेंट किया, और इसमें इन्होंने एक मॉडिफाइड गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किया जो कि इमर्ज करती है एनोड की तरफ। और ये इंडिकेट होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? प्रोटॉन। तो इसी तरीके से जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल था न्यूट्रॉन, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में करी। उन्होंने ये बताया कि जो न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं और न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन, जो ये न्यूट्रॉन है जो न्यूक्लियस में तो पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एटम है जिसमें जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एब्सेंट होते हैं। अब बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद में आता है एटम्स की जो एटॉमिक थ्योरियाँ। किस तरीके से एटम, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, इन सभी के बारे में टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो अपनी थ्योरीज प्रोवाइड करवाते हैं, प्रपोज करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चों, प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन 1808। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी और उसका टाइम था 1808। उसके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, उसमें उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर है वो इंडिविजुअल एटम्स का बना होता है। और एटम्स आर द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। और एटम्स है वो सभी एलिमेंट्स के अंदर आइडेंटिकल होते हैं। एटम्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स है फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। और एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। सेकंड था बच्चों, सेकंड जो मॉडल है वो मॉडल है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ये जे थॉमसन द्वारा 1904 में प्रपोज किया गया। एटम इज लाइक ए पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर with electrons embedded in it like seeds in the watermelon।
और प्लम्स इन द पुडिंग। इनके द्वारा जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था थॉमसन के द्वारा, उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। और इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक वाटरमेलन होता है, उस वाटरमेलन के अंदर जो खाने ईडेबल पार्ट होता है रेड, वो थॉमसन के अनुसार पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, और उसमें जो सीड्स लगे रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं सीड्स, वो उन्होंने बताया कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जैसे क्रिसमस पे प्लम पुडिंग बांटी जाती है जिसमें जो ड्राई फ्रूट्स लगे रहते हैं प्लम्स की तरह, जिसको तो इलेक्ट्रॉन और बाकी का ईडेबल पार्ट है अलग से, उसको प्रोटॉन के रूप में उन्होंने समझाया था। उन्होंने ये बताया कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस होता है, और इस प्रकार से एटम है जो न्यूट्रल होता है। लेकिन बच्चों इसकी कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? कि वो थॉमसन है जो कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। थॉमसन है जो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझ पाए, और रदरफोर्ड के द्वारा जो गोल्ड फॉइल के ऊपर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था एल्फा पार्टिकल्स का, उसके रिजल्ट को भी थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बच्चों इस तरीके से थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की कुछ कमियों को पूर्ण करने के लिए जो नेक्स्ट मॉडल प्रपोज किया गया वो था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो एल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रूप में जाना जाता है। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने गोल्ड फॉइल ली रदरफोर्ड ने, वो भी 1000 एटम्स के बराबर की मोटाई के। तो बच्चों उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर एल्फा पार्टिकल्स का, जो कि उसका मास हीलियम के मास के इक्वल होता है, उसके ऊपर उन्होंने बॉम्बार्डमेंट करवाया, बौछार करवाई एल्फा पार्टिकल्स की गोल्ड फॉइल के 1000 या 1000 एटम्स मोटी फॉइल के ऊपर। और जब उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया इसके रिजल्ट को, तो वो क्या देखते हैं कि जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पास्ड थ्रू स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधे ही आर पार निकल जाते हैं गोल्ड फॉइल के। तो इसका मतलब उन्होंने उसका रिजल्ट क्या निकाला, उन्होंने निकाला कि एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, यानी कि जो एटम का मोस्टली जो पार्ट है वो कैसा है, एम्प्टी है। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि सम डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो उसका उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। और तीसरा उन्होंने क्या देखा कि वेरी फ्यू अबाउट 1 आउट ऑफ 12,000, लगभग 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल बाउंस बैक होकर वापस आया, 180 डिग्री टर्न होकर वापस आ जाता है। तो उन्होंने इसका मतलब क्या निकाला कि न्यूक्लियस इज़ वेरी टाइनी बट डेंस, न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा डेंस है, यानी कि पूरा उस एटम का पूरा मास किसमें समाहित है, एक छोटे से डेंस पार्ट में, और उसका नाम क्या था, न्यूक्लियस था। और बच्चों ये जो ऑब्जर्वेशन था वो रदरफोर्ड के लिए इतने शॉकिंग था कि उन्होंने इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन किया कि अगर कोई 15 इंच मोटा तोप का गोला है वो सामने टिश्यू पेपर के टकरा के वापस तोप के ऊपर ही आके लग जाए, यानी कि उनके लिए अनबिलीवेबल एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन हुआ था। फिर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला बच्चों, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम हैज़ ए स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट द सेंटर,
कि एटम है उसमें एक स्मॉल डेंस और पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है जो कि उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड इट लाइक प्लेनेट अराउंड द सन। और उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं जैसे कि सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बच्चों उन्होंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि रिवॉल्व तो करते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी है या इस स्पाइरल राउंड है, सर्कल है, स्फेरिकल सर्कल है, उसके अंदर वो किस हिसाब से अपने आप को मेंटेन स्टेबल रख पाते हैं। तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है कि रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स शुड स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो अब आगे एक और एटॉमिक मॉडल दिया जाता है, उसको बोलते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो जो एटम का जो बोर मॉडल है ये बोर बुरी के द्वारा दिया गया 1913 में, प्रपोज्ड बाय नील्स बोर। इसमें उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व न करके अपने खुद की एक फिक्स्ड ऑर्बिट या शेल के अंदर चारों ओर न्यूक्लियस के राउंड करते हैं, और राउंड करने के अलावा ये एनर्जी को लूज़ नहीं करते हैं। इसका मतलब जो एनर्जी लेवल्स हैं आर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन लेवल्स बाय एब्जॉर्बिंग द एमिटिंग एनर्जी। तो उनके अनुसार ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जब इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं तो न तो किसी प्रकार की एनर्जी को लूज़ करते हैं, न ही किसी प्रकार की एनर्जी को गेन करते हैं। अब बच्चों बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उससे पहले हम कुछ वर्ड हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप और न्यूक्लियॉन्स, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। हालांकि चैप्टर में ये पीछे दिए हुए हैं लेकिन ये वर्ड बार बार रिपीट होंगे तो इसलिए उनको थोड़ा सा पहले यहीं पे पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले है एटॉमिक नंबर। बच्चों एटॉमिक नंबर है जो इस तरीके से डिफाइंड किए जाते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोला जाता है, और इसको जेड से इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो एटॉमिक नंबर है वो हम प्रोटॉन के हिसाब से भी गिन सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी गिन सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर में प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको दोनों ही तरीके से देख सकते हैं कि प्रोटॉन के नंबर भी होंगे तो वो भी एटॉमिक नंबर के इक्वल है, और इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वो भी एटॉमिक नंबर के इक्वल है। प्रपोज्ड बाय हेनरी मोज़ले, एटॉमिक नंबर इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और इस चीज़ को कौन, जो हेनरी मोज़ले थे वो बताते हैं, उनके द्वारा प्रपोज किया गया कि एटॉमिक नंबर है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटम की, और जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इस प्रकार से अरेंज्ड है कि उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ये अपने फंडामेंटल या एटॉमिक नंबर के हिसाब से, उनके इंक्रीजिंग नंबर के हिसाब से अरेंज्ड रहते हैं। दूसरा है मास नंबर। जो मास नंबर है बच्चों टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहलाते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स, उनका सम कहलाता है। मास नंबर है किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल है वो उसका मास नंबर कहलाता है।
और अगर हम इसमें से न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो मास नंबर में से हम प्रोटॉन बाकी निकाल देंगे, तो हमारे पास उसका उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स के नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियॉन्स। बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ये अगर एटम है उसकी न्यूक्लियस, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होंगे, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स कलेक्टिवली एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनके मास नंबर डिफर होते हैं, उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर है तो सेम हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। इन तीनों के एटॉमिक नंबर देखोगे तो तीनों का एटॉमिक नंबर 1 आता है। कार्बन 12 और कार्बन 14 है, इनके भी एटॉमिक नंबर 6 आते हैं। लेकिन इनके डिफरेंट क्या होते हैं, डिफर क्या होते हैं? मास नंबर। तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है, ट्राइटियम का मास नंबर 3 है, जबकि जो कार्बन 12 है उसका मास नंबर 12 और 14 का मास नंबर 14 है। इनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। फिर आइसोबार्स। तो बच्चों ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि मास नंबर तो समान होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे आप आर्गन का देखोगे एटॉमिक नंबर तो है कितना, 18, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, लेकिन आर्गन का मास नंबर 40 है और कैल्शियम का मास नंबर भी 40 है। तो इस तरीके से यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया और मास नंबर सेम हो गया। तो ये है अपना आइसोबार्स। बच्चों इसके अलावा हम देखें कि जो आइसोबार्स हैं या आइसोटॉप्स हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे अपने पास कोबाल्ट 60 है, ये एक प्रकार का कोबाल्ट का आइसोटॉप है जो कि कैंसर के अंदर इलाज में काम आता है। आयोडीन का आइसोबार गोइटर डिजीज के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे ही एक और आइसोटॉप है, कोबाल्ट का हो गया, आयोडीन। एक और आइसोटॉप है यूरेनियम का, और ये यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर काम में आता है। तो इस प्रकार से जो ये आइसोटॉप्स हैं ये अलग अपने प्रॉपर्टीज़ के कारण बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर और बरी द्वारा 1921 के अंदर प्रपोज किया जाता है। इसमें वो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के अंदर उनकी शेल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, और उनके शेल का नाम उन्होंने बताया था K, L, M और N। और उन्हीं शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों उन्होंने 4 सेल बताई K, L, M, N, और इन्हीं सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, तो उसको फिल करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n²। तो उस हिसाब से अगर हम इसको फिल करके देखें तो सबसे पहले है K सेल के लिए n क्या आ जाएगा, 1, L सेल के लिए n है 2, M के लिए 3 और N के लिए 4। अब हम इस n के अंदर ये 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम करते हैं m वाले के, तो m के लिए n बराबर तो कितना है, 3,
तो 3 का स्क्वायर और ये 2, तो 3 स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल के अंदर 8, M के अंदर 18 और N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट इसके पोस्टुलेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के। वो ये होता है कि जब तक इनर सेल कंप्लीट नहीं होती है, जब तक इनर सेल कंप्लीट नहीं होती है तब तक आउटर सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। जैसे ये अपनी न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये के शेल है, ये एल, ये एम और ये इसके बाहर एन। तो के फिल होगी, उसी के बाद में एल फिल होगी और एल के बाद में एम और उसके बाद में एन। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी सेल के अंदर आउटर सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसका ऑक्टेट फिल होता है, तो वह सेल एक तरीके से क्या हो सकती है, स्टेबल हो सकती है। और आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो एटम का वैलेंस सेल कहलाता है। तो देखो आउटर मोस्ट सेल, जिसे वैलेंस सेल भी कहते हैं, कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको अपन ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी कहते हैं। दूसरा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये ही किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा बच्चों वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी कहलाती है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट और शेयर्ड टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैस। तो वैलेंसी क्या होती है कि एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे जाएंगे, लॉस्ट करे जाएंगे या फिर शेयर करे जाएंगे, और एक प्रकार का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है, जैसे कि नोबल गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि इसके आउटर शेल के अंदर सभी में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बच्चों यहाँ पर एक टेबल दी हुई है आपकी बुक के अंदर, उसको ज़रूर देखना। उसके अनुसार आपको लगभग 18 जो एटम्स हैं या एटम टाइप के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी आपको समझ में आएगी। कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास है फॉर एलिमेंट विथ आइसोटोप्स, इट्स ए वेट एवरेज बेस्ड ऑन अबाउंडेंस फॉर क्लोरीन आइसोटोप। कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आइसोटोप्स का एवरेज मास निकाला जाता है, क्योंकि उनके जो आइसोटोप्स हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि क्लोरीन का। अब बच्चों आप क्लोरीन में देखोगे तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके 2 आइसोटोप होते हैं। एक आइसोटोप का तो एटॉमिक मास होता है 35 और एक आइसोटोप का होता है 37। लेकिन जब इसका एवरेज निकालते हैं तो लगभग 3 आइसोटोप तो किसके होते हैं, 35 वाले के, और एक होता है 37 वाले के। तो इस तरीके से इसका निकालेंगे तो टोटल 142 होता है, और कितने 3:1 हो गया, तो 4 एटम्स को मिला के इसका एटॉमिक मास होता है 142 और एवरेज हो जाएगा 35.5 यूनिट। तो इस तरीके से जितने भी आइसोटोप्स हैं अगर उनका अबोंडेंस ज़्यादा है तो एवरेज मास निकाला जाता है। दूसरा है बच्चों इसमें नोबल गैस। नोबल गैस स्टेबल होता है ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। नोबल गैस इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, दोनों के कारण ही उसका ऑक्टेट जो है बाहर का ऑक्टेट इसका के सेल हो गई, तो ये फिल होती है, इसलिए ये क्या है, नोबल गैस हो जाती है। दूसरा
नियोन का भी एग्जांपल देखें तो इसमें जो बाहर की ऑक्टेट है, जो बाहर की वैलेंस शेल है, उस वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए ये भी क्या है, स्टेबल है। और बच्चों आयंस क्या है, आपके बीच में नाम आया था आयन का, तो आयंस है जो क्या होता है, फॉर्म्ड बाय लॉस। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बनेगा, केटाइन बनेगा, और अगर गेन करता है तो एनाइन बनता है। कैसे, जैसे आप देखो कि यह आपके पास में एक लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो इसके के सेल में तो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो एल सेल का इलेक्ट्रॉन है इसको लॉस कर देता है। अब लॉस करने के बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए थे 3, लेकिन रह गए 2 रहने के कारण ये अब एक आयन बनाता है, उसको बोलते हैं लिथियम एन कैटायन। क्या बोलते हैं जिसको, लिथियम कैटायन या लिथियम प्लस आयन। और ऐसे ही अगर हम देखें सोडियम का, तो जैसे सोडियम के में 8 तो किस में होते हैं, एल सेल में, और इसके बाद में जो एम सेल है उसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये भी एक अगर लॉस कर देगा तो क्या होगा, सोडियम प्लस आयन बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल के अंदर, जैसे कि क्लोरीन का होता है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्लोरीन एनाइन बनता है। तो इस तरीके से बच्चों आयन्स फॉर्म्ड होते हैं। और ये चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आपके वेरी शॉर्ट फॉर्म के अंदर नोट्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।